हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की साइंस अर्थात विज्ञान का 6 नंबर चैप्टर। तो अध्याय 6 का शीर्षक क्या है, देखिए, दहन और ज्वाला। तो इस पार्ट को हम लोग समझते हुए अच्छे से पढ़ेंगे पूरा पार्ट। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या कि बनाता हूँ तो आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि अगर आप लोग पिछले पाठों के वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल में जाके आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो हिंदी माध्यम की मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं दहन अर्थात दहन किसको बोलते हैं। तो देखिए, दहन किसको बोलते हैं, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अर्थात जब किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, लौ, लपट उत्पन्न होती है। तो जो आग की लपटें होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, दहन बोला जाता है। हम आपको बता दें कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है तभी कोई भी वस्तु जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। क्या कहलाता है, दाह कहलाता है। आप लोग क्या करिए कि एक नोट्स अलग से बनाइए और इन सब चीज़ों को अलग से एक टॉपिक में नोट डाल के लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आगे चल के बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि जैसे यदि आप माचिस की तीलियों को जलाते हैं तो उसमें जो लौ, किसकी लौ, आग की लौ उत्पन्न होती है, आग जलती है, उसको क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। तथा जिसको जलाया जाता है, माचिस की तीली को जलाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, दाह बोलेंगे। जिस वस्तु को जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, दाह बोलते हैं, ठीक। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, उसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। अब आगे देखिए, आपके बुक में क्या दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, एक ईंधन का काम करता है, एक ईंधन का कार्य करता है। तो कैसे ईंधन का कार्य करता है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अवघटित होता है, अर्थात टूटता है विभिन्न भागों में। भोजन टूटता है, अवघटित यानी विभिन्न भागों में टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा देता है, जिसके द्वारा हम शरीर को चला पाते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर कोई भी कार्य कर पाता है। जब भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है तभी शरीर हमारा कार्य करता है, विभिन्न तरह के जो भी, चाहे शारीरिक कार्य हो चाहे मानसिक कार्य हो, है ना। तो भोजन किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और वह अपघटित होकर ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं उस ऊर्जा के द्वारा। तो देखिए, आपको एक आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है मोमबत्ती और एक ग्लास से इस क्रियाकलाप को किया जा रहा है। तो इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आपको कहीं आग जलाना है तो वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु में ऑक्सीजन होना आवश्यक है आग जलाने के लिए। ऑक्सीजन किसी O2 बोलते हैं, ठीक। तो देखिए, इस क्रियाकलाप में कैसे आप कर सकते हैं। एक कांच की गिलास लीजिए, कांच की गिलास लीजिए। और कांच की गिलास क्यों लेना है, कांच की गिलास ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कांच में दिखाई भी देता है, इस तरफ से उस तरफ आर पार देख सकते हैं, पारदर्शिता होती है, ठीक। और वो जलती भी नहीं है, इसलिए कांच की गिलास का उपयोग किया जा रहा है। उसके अंदर एक मोमबत्ती जलाया गया है, ठीक। देखिए इस प्रयोग में। और फिर इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में इसको खोला गया है ऊपर से, इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसके अंदर क्या जा रही है, हवा जा रही है, ठीक। और नीचे से भी देखिए दो लकड़ी के वो लगे हुए हैं और खोला गया है, तो नीचे से हल्की हल्की हवा जा रही है, या कि वहाँ उस वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो वो मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है। और जैसे ही देखिए क्या करते हैं, मोमबत्ती को ढक देते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी ढक देते हैं। इस वाले चित्र में देखें, नीचे से भी ढक दिए और ऊपर से, तो उसको ऑक्सीजन अब नहीं मिल रही है, आग जलने के लिए क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वह क्या हो जाती है, बुझ जाती है, वो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं भी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन से संपर्क उसका तोड़ दिया जाए तो वह आग बुझ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, यह क्या यह भी एक प्रकार का दहन है। तो देखिए, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है।
आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो सूर्य हम आपको बता देते हैं जानकारी यहीं पास कि सूर्य में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन होता है। उसमें क्या होता है? तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखिए, उसके सूर्य के नाभिक में 4 हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके एक हीलियम अर्थात He, हीलियम का क्या होता है? H और E, हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा वहाँ क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य के नाभिक का शायद कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो सूर्य के नाभिक में यही क्रिया होती है जिसके द्वारा दहन होता है और वहाँ से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, जो हमारे पृथ्वी तक आती है और हम लोगों को वो मिलती है। सॉरी, हम यहाँ के लिख दिए हैं, ये सी होगा, है ना। सेल्सियस को सी से और के केल्विन का होता है, तो यहाँ सी होगा। अब यहाँ पास देखिए, आपके सामने एक और उदाहरण दिया हुआ है, क्रियाकलाप दी हुई है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाती है, किसी माध्यम से आग लग जाती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए आग को क्या किया जाता है? उसके ऊपर एक कंबल लपेट दिया जाता है। कंबल क्यों लपेटा जाता है? कंबल इसलिए लपेटा जाता है ताकि जो आग लगी है उसका संपर्क वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से टूट जाए, और जब आग का संबंध ऑक्सीजन से टूट जाएगा तो वह आग अपने आप ही बुझ जाएगी। क्योंकि किसी भी आग को या किसी भी पदार्थ को जलने के लिए वहाँ पास उस वातावरण में, उस पदार्थ के आसपास ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। इसीलिए आदमी के शरीर में कंबल लपेट दिया जाता है, जिसकी आग लगी होती है तो वह आग अपने आप ही बुझ जाती है। अब ज्वलन ताप की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे किसी भी पदार्थ का, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो खुद ब खुद जलने लगते हैं, है ना। थोड़ा सा भी अगर जो उनके पास ऊष्मा आ जाती है, आग आ जाती है, तुरंत ही उसमें आग पकड़ लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उनका ताप क्या होता है? उनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। जैसे हो गया आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ऐसे इन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम है, अर्थात इनको जलने के लिए बहुत ही कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पास आप देखिए, ज्वलनशील पदार्थ किसे बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थों की हम लोग डिफिनीशन, परिभाषा जान लेते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण देख लेते हैं कि हाँ, ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, द्रवित पेट्रोलियम गैस हो गया जिसको LPG बोलते हैं। ये कुछ ही इनको ऊष्मा चाहिए जलने के लिए, है ना। जब थोड़ा सा भी ऊष्मा पा जाते हैं तो बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं, इसीलिए बोला जाता है इनकी ज्वलनशीलता अधिक होती है और ज्वलन ताप बहुत कम होता है, अर्थात इनको बहुत कम ताप चाहिए जलने के लिए इन पदार्थों को। अब आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि ज्वलनशील पदार्थों को बुझाने के क्या उपाय होते हैं। जैसे अगर जो किसी कागज़ या कपड़े में आग लगी होती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन और जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया और गैस हो गया, अगर ऐसी ज्वलनशील पदार्थ जल रहे हैं तो इनको बुझाने के लिए ऐसे कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, आपके बुक में दिखाया गया है एक ऐसा उपकरण, आपने भी देखा होगा कहीं, जैसे आपके स्कूल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, या किसी मॉल में आपने देखा होगा, या वाहनों में भी आजकल लगे होते हैं। ठीक, ये क्या होता है? इसके अंदर होती है CO2 गैस होती है, CO2 गैस जो कि आग को बुझाती है। ठीक, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशावक है। अग्निशावक का मतलब आग को बुझाने वाला, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। अर्थात जल में विद्युत का चालन होता है तो वहाँ भी करंट लग सकता है। जो आग बुझा रहे होते हैं उनको क्या लग सकता है? करंट लग सकता है, अगर जो पानी डाल दिया जाए उसमें तो। इसलिए विद्युत में लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जाता है।
अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पेट्रोल और तेल द्वारा लगी आग को जल द्वारा क्यों नहीं बुझाया जाता। आपके मन में ये सवाल होगा कि जल द्वारा क्यों नहीं बुझाया जा सकता है। तो इसका कारण देखिए कि तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जल द्वारा इनकी आग बुझती ही नहीं है। आगे देखिए, क्या आपको याद है कि जल तेल से भी भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है। जब तेल चल रहा होता है तो जब उसमें जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो पानी क्या होता है, पानी तेल से हल्का होता है, तो वह तेल के सतह के नीचे चला जाता है। तेल से भारी होता है, तो भारी होता है तो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है, जल तेल से भारी होता है तो वह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है जल की सतह में, तब भी वो जलता रहता है, पानी डालने के बाद भी जलता रहता है। इसीलिए तेल की आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए उपयोग किसका किया जाता है, CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, जो आसानी से आग को, तेल या पेट्रोल द्वारा लगी आग को, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाया जा सकता है। इसीलिए आपको बहुत बड़े बड़े जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं और मॉल में इस तरह के उपकरण देखने को मिलते होंगे। आपने देखा भी होगा इस तरह के उपकरण, ये जो यहाँ दिखाया गया है। इसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस भरी होती है। जहाँ कहीं भी आग लग जाती है तो इसमें एक बटन टाइप का बना होता है, तो उसको दबा के उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है CO2 गैस का, जिसके द्वारा वह उसके क्या होता है कि उस आग का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है और वह आग अपने आप ही बुझ जाती है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं दहन के प्रकार। तो तीव्र दहन सबसे पहला दिया हुआ, तीव्र दहन। तीव्र दहन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जब उनको जलाया जाता है तो वो बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी तेजी के साथ जल उठते हैं। केवल थोड़ा सा चिंगारी पाते हुए बड़ी तेजी के साथ जल उठते हैं। जैसे गैस, आपने गैस तो जलाया होगा, तो गैस ऐसा पदार्थ है जो तीव्र दहन करता है। अगला नंबर देख लेते हैं, स्वतः जलन क्या कहलाता है। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। मतलब उसमें आग भी ना लगाई जाए, ना थोड़ा सा उनको ऊष्मा भी ना दी जाए, एक भी ऊष्मा ना दी जाए, तब भी वो स्वतः ही वातावरण में जलने लगते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, उस जलन को क्या बोलते हैं, स्वतः दहन बोलते हैं। अब आप लोग सोचिए कि वो पदार्थ क्यों जलने लगते हैं स्वतः ही, क्योंकि उनका जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत ही कम होता है, वो वातावरण के तापमान में ही जलने लगते हैं। जैसे आप लोग ले लीजिए, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में ही जल उठते हैं, ठीक, वो स्वतः ही जलने लगते हैं। अगर उनको वातावरण में निकाल दिया, जैसे हो गया सोडियम, तो सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ताकि उसका संपर्क ऑक्सीजन से ना हो। जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है स्वतः ही जलने लगता है, क्योंकि उसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही न्यून होता है। उसको एक भी ऊष्मा नहीं चाहिए, वो केवल वातावरण में उपस्थित ऊष्मा से ही जल उठता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि उसका संपर्क ऑक्सीजन से ना हो सके। किसका, सोडियम का। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं ज्वाला के बारे में। तो ज्वाला कैसे उत्पन्न होती है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई भी ज्वाला नहीं देता है। तो चलिए ज्वाला के बारे में थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ज्वाला के भी 3 भाग होते हैं। देखिए जो ज्वाला होती है, जैसे अगर जो आप मोमबत्ती को जलाते हैं उसमें जो नीला भाग सबसे ऊपर का भाग दिखाई देता है, जलने में सबसे ऊपर का भाग चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ ये वाला भाग दिखाई देता है, ऊपर वाला सबसे भाग है ना, तो वो एकदम नीले कलर के दिखाई देते हैं, अर्थात तो वह बहुत ही ऊष्मा देता है। जो नीले कलर का आपको ज्वाला कहीं दिखाई देगी तो मान लीजिए उसकी ऊष्मा बहुत ही उच्च होती है। पूर्ण दहन या बाह्य क्षेत्र नीला होता है, ठीक, सबसे गर्म भाग होता है, वहाँ क्या होता है, सबसे गर्म भाग होता है। और जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। बीच वाला भाग कम गर्म होता है, ठीक, नीले वाले से थोड़ा कम गर्म होता है, ये क्या होता है, लाल होता है। और जो नीचे होता है सबसे लास्ट में काले कलर का होता है, देखिए लिखा हुआ है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, काले कलर का होता है, सबसे कम गर्म होता है यहाँ, ठीक।
तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। लाल या पीले कलर का होता है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग लाल या पीले कलर का होता है। अब देख लीजिए ईंधन क्या होता है। ईंधन जिससे आप लोगों की बाइक हैं और भी वाहन हैं, बहुत सारे काम होते हैं, मोटर भी चलाए जाते हैं ईंधन के द्वारा, है ना। तो ईंधन क्या होते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। कोयला हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है या सस्ता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। वो क्या होता है, वो अच्छा ईंधन होता है। आदर्श ईंधन किसे हम बोल सकते हैं, देखिए आदर्श ईंधन के बारे में, वह ईंधन जो जलने के उपरांत, जलने पर अच्छी ऊष्मा उत्पन्न करे और उससे कोई भी प्रदूषण ना हो, वातावरण में उससे कोई भी प्रदूषण ना हो, एक भी, ठीक। तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं आदर्श ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन बोलते हैं। और आपके बुक में ही लिखा है कि संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके, अर्थात ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे जलाने पर प्रदूषण ना हो, एक भी, है ना। तो ईंधन में कुछ न कुछ प्रदूषण होता ही है, जलाने से धुआं निकलता है कि कोई भी अवशेष बचता ही है जो वातावरण के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या है, ईंधन दक्षता को हम सरल भाषा में समझा देते हैं आपको। ईंधन दक्षता क्या है, जैसे आप 1 किलो 1 kg क्या लीजिए, उपली लीजिए या लकड़ी लीजिए। 1 kg में आपका कितना खाना पक रहा है उतना उसको देखिए, और 1 kg आप LPG गैस लीजिए, उसमें देखिए कितना पक रहा है। जिसमें ज़्यादा खाना पक जाएगा, जो ज़्यादा देर तक काम करेगा, ठीक, जो ज़्यादा चलेगा और अच्छी ऊष्मा देगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे ईंधन दक्षता बोलेंगे, ठीक, उस ईंधन की ताकत। उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिए, अगर जो लकड़ी को आप जला के खाना पकाते हैं तो 1 किलो लकड़ी में आपका कम खाना पकेगा, तो लकड़ी की दक्षता क्या होती है, कम होती है। वहीं अगर जो आप LPG गैस का इस्तेमाल करके खाना पकाते हैं तो 1 किलो में आपका खाना भी पक जाएगा और वो बच भी जाएगा, तो उसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऊष्मीय मान को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को आप हम बता चुके हैं, नोट्स में लिख लिया करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजे प्रति केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये भी याद रखिए आप लोग, किससे प्रदर्शित किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा। अब देखिए एक चार्ट में आपको दे दिया है, सारणी में बना के ईंधन का नाम दिया है और उसमें मान का नाम दिया है कि 1 किलो ईंधन जलाने पर कितना ऊष्मा देता है। जैसे गोबर के उपले जलाएंगे तो 6000 से 8000 kg प्रति, किस में नापा जाता है, केजे प्रति केजी में देगा, ठीक। लकड़ी का जलाएंगे तो 17000 से 22000 देगा, लकड़ी को जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो 25000 से 33000 देगा। इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, अर्थात गोबर के उपले सबसे कम दक्षता होती है। और जो सबसे नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सबसे नीचे, देखिए इस सारणी में आपका देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे नीचे आपका दिया हुआ हाइड्रोजन की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर 1 किलो हाइड्रोजन को जलाया जाए तो कितना ऊष्मा देता है, देखिए कितना देता है, 1,50,000, है ना। तो सबसे ज़्यादा देता है, इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा। अगर जो आपसे प्रश्न पूछा है सबसे ज़्यादा दक्षता किस ईंधन की है, तो आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन की, और सबसे कम तो क्या होता है, गोबर के उपले की। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। देखिए लास्ट में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, अर्थात पृथ्वी का वातावरण इस कारण से गर्म हो रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, ठीक। देखिए विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग से क्या कौन कौन सी हानियाँ होती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाता है, ठीक। और अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद अर्थात जो हिम जमे हुए हैं, जो पर्वत उसके बर्फ के जमे हुए हैं पिघल जाते हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो पिघल जाते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र में
बाढ़ग्रस्त हो जाता है। जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं उनमें क्या आ जाती है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ रही है धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, जिससे ये जो पर्वत हैं उसके बर्फ़ के वो पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। वो पिघल के पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, वो बढ़ रहा है। और तटीय क्षेत्र जो हैं समुद्र के वो डूबने की संभावना उनकी बढ़ रही है। अब बच्चों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो कारखाने होते हैं वो किसी भी सामान या वस्तु को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले, डीजल या किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो क्या होती है ऊपर जाती है, उड़ के कहाँ जाती है, वातावरण में, वायुमंडल में जाती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के बूंदों के साथ मिल के वह क्या होता है, अम्ल वर्षा हुआ। जब वर्षा की बूंदों के साथ मिल के नीचे आती है सल्फर डाइऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। और अम्ल वर्षा के द्वारा बहुत सारी हानियाँ होती हैं, फसलों को हानि होती है, मृदा को हानि होती है। मृदा अर्थात मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। और इससे अम्ल वर्षा के द्वारा हम आपको बता दें एक जानकारी कि ताजमहल को बहुत बड़ी हानि हो रही है। ताजमहल जो वाइट कलर का है, संगमरमर का है, उससे क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा के द्वारा उसका रंग पीला होता जा रहा है। इस कारण से ताजमहल के आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं कुछ दूर तक की, उनको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताकि ताजमहल को कोई भी हानि ना हो। तो प्यारे बच्चों आपके इस पाठ में इतना ही था, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और हम कुल मिला के हम आपको टोटल पाठ ही बता दिए हैं, महत्वपूर्ण छोड़िए। जितनी भी चीज़ें बताए हैं एकदम बहुत ही अच्छी बताए हैं। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिए यदि आपको पसंद आया हो। और जुड़े रहिए हमारे साथ। बेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हिंदी मीडियम में हम आपको इसी तरह के वीडियो फ्री में उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।